हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। और यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी कि हमें यहाँ पर इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि आखिर वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है, ये सारी चीजें जो है ना, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ये चीज आपको रिवाइज करवा देने वाला हूं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। तो प्लांट्स के बारे में हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन जो है वो खुद से बना सकते हैं और खुद से बनाकर अपनी जो भोजन की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है एनिमल्स की, तो एनिमल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं, चाहे आप कोई भी एनिमल की बात कर लें, वो क्या है? अपने भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे जानवर के ऊपर या फिर दूसरे जीव के ऊपर, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहां पर समझ गया कि जो एनिमल्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद से कर सकते हैं, खुद का भोजन बना करके। अब बारी आती है किस चीज की कि भैया देखिए, जो हमारा न्यूट्रिशन है ये क्या होता है, फूड हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, इन चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात है कि न्यूट्रिशन होती क्या है, न्यूट्रिशन किस चीज को हम कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि न्यूट्रिशन एक तरीके का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा शरीर है, इसमें हम फूड ग्रहण करते हैं, फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, और हमारा बॉडी क्या करता है? उस फूड को एब्जॉर्ब करता है। फूड में से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे शरीर को चाहिए, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है फूड को अंदर लेने का, भोजन को अंदर लेने का, और हमारे शरीर द्वारा उसको एब्जॉर्ब करने का, उससे एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने का, जो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुआ, यही हमारा हो गया क्या? न्यूट्रिशन। अब यहां पर न्यूट्रिशन को फिर से समझते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट्स जो हैं वो भोजन कैसे लेते हैं? वो भोजन खुद से बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं ये अपना भोजन कैसे लेते हैं? ये अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स जाकर दूसरे जानवर को खा लेते हैं या फिर दूसरे जानवर से एनर्जी ग्रहण करते हैं। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ को कंप्लीटली अगर हम नहीं खाते हैं तो उसके फल को खा लेते हैं। कोई जानवर है तो उसके मांस को खा लेते हैं। तो इस तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स अपने फूड के लिए। अब बात आती है कि फूड हमारे लिए क्यों जरूरी है, फूड क्यों हमें चाहिए। देखिए, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स एक तरीके के फूड के वो कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर को जरूरी होते हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। कैसे कामों को करने के लिए? एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए, शरीर का रिपेयर करने के लिए, शरीर का ग्रोथ करने के लिए। फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स के लेने को शरीर में, शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने तक के प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को हमने लिया और फूड को हमारे शरीर ने प्रोसेस किया और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाला गया और हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब किया गया। यह पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहां पर एनर्जी की जरूरत कैसे है, क्यों है, ये चीजें तो हम चैप्टर 1 में भी देख चुके हैं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि देखिए, मैं क्या कर रहा हूं? बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, चल रहा हूं, मेरा शरीर में बहुत सारी एक्टिविटीज अभी भी हो रही हैं। तो इन सब में क्या लगता है? एनर्जी लगती है। मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी लगती है। तो इसलिए जो फूड है वो हमें ताकत देता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ताकि हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकें, अपने शरीर का रिपेयर कर सकें और हम अपने शरीर का ग्रोथ कर सकें। क्योंकि मैं कभी इतना छोटा हुआ करता था, मैंने क्या किया? फूड को लगातार लिया, कई सालों तक लिया, और मैं धीरे 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 बड़ा हो गया। समझ गए? अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो ये सारे जो आप यहां पर देख रहे हैं यही होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे फूड में से वो कंपोनेंट्स
जो कि हमारे शरीर को के लिए जरूरी हैं, वही होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे एग्जाम्पल यहां पर कुछ लिखे गए हैं, जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमारे शरीर को फैट चाहिए, हमारे शरीर को विटामिन चाहिए, हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए। तो ये क्या हो गए? ये सारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। और यही वो कंपोनेंट हैं फूड के कंपोनेंट हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो यहां पर हम क्या समझते हैं? यहां पर समझते हैं कि ये सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, जिनको कि न्यूट्रिएंट्स भी हम कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। समझ गए? अब यहां पर फूड के रूप में हम ग्रहण क्या करते हैं? फूड के रूप में यहां पर आप देख सकते हैं सब्जियां ग्रहण करते हैं, हम चावल ग्रहण करते हैं, या फिर रोटी खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं। लेकिन उसमें से ऐसा नहीं है कि पूरा रोटी को हमारा शरीर जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं। उसमें से हमारा शरीर क्या करेगा ना, इन चीजों को छांट लेगा कि भाई ये हमारे काम का है, इसको एब्जॉर्ब कर लो, ये भी काम का है, इसको भी एब्जॉर्ब कर लो, ये भी काम का है, इसको भी एब्जॉर्ब कर लो। यानी जो काम की चीजें होती हैं, जो जरूरी की चीजें होती हैं, उनको ही हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। समझ गए? अब यहां पर आगे देखें तो यहां पर ये जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, इनको कहा जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब देखिए यहां पर आप सोचिएगा कि इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्यों कहा जा रहा है, तो इसको मैं अभी तुरंत बताता हूं, थोड़ा सा एक दो लाइन और पढ़ लीजिए। These complex substances are broken down into simpler substances by digestive system। यहां पर कहा जा रहा है कि भैया देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, ये जरा सा सोचिए। तोड़ इसलिए देता है क्योंकि हमारा जो शरीर है ये इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वहां पर ये फूड पहुंचेगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पहुंचेंगे। यहां पर क्या होगा, इसको डायरेक्टली पहले छांटा जाएगा, अलग किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर इसको तोड़ा जाएगा। कहां, किस तरीके से इसको तोड़ा जाएगा? सिंपल सब्सटेंसेस में। किस चीज में? सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपल केमिकल्स में, ताकि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो सेल्स इनका उपयोग कर सकें, इनका इस्तेमाल कर सकें। समझ गए? यहां पर अब आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, या फिर जो भारी भारी हम टॉपिक कह सकते हैं, जो कि हमसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, उन सारी चीजों को। सबसे पहला हमारे सामने क्या आ जाता है? आ जाता है डाइजेशन। सबसे पहले आ जाता है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है। यानी कि देख सकते हैं जो अभी हमने देखा था, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको हम तोड़ देते हैं सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में। समझ गए? अब जैसे एग्जांपल यहां पर है, ये आपके समझ में नहीं आएगा लेकिन एग्जांपल है कि एक है ये क्या? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ, और ये टूट गया छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में, अलग अलग केमिकल्स में, जो कि एक तरीके से सिंपल हैं और हमारा शरीर क्या कर सकता है? उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ गए? अब यहां पर देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का यहां पर आपको क्या दिखाया गया है? इमेज दिखाया गया है। तो अब हम क्या कर लेते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो अलग अलग तरीके से जो एनिमल्स हैं या फिर जो जीव जंतु हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो तो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जो एनिमल्स दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो अपने भोजन को लेंगे कैसे, ग्रहण कैसे करेंगे, ये चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए जो ह्यूमंस हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमंस हैं ये चीव करते हैं, यानी कि खाना को लेते हैं मुंह में, उसको चबाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप लोग भी खाना खाते समय चबाते होंगे, चबाते हैं और फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। ये सिंपल है। जो बीज हैं या फिर जो हमिंग बर्ड है वो क्या करता है? नेक्टार को सक करता है, उसको चूसता है, चूस कर ग्रहण करता है। स्नेक क्या करता है? स्वेलो करता है, यानी डायरेक्टली उसको सीधे अपने पेट में पहुंचा देता है, स्वेलो करके निगल के।
इसके साथ ही जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो जो पानी में जो फूड के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है या फिर उसको छानता है, फिल्टर करता है और अपने शरीर में लेकर फिर आगे डाइजेशन के प्रोसेस को शुरू करता है। स्नेल क्या करता है? स्क्रैपिंग करता है, यानी कि क्या करता है, वो एक तरीके से सड़ा गलाकर उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको खाता है, निगलता है। इसके बाद हाउस फ्लाई क्या करता है? स्पॉन्जिंग करता है। स्पॉन्जिंग एक तरीके का प्रोसेस है। ईगल क्या करता है? कैप्चर करता है। मॉस्किटो, लाइस क्या करता है? सक करता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जीव जंतु हैं उनका एक तरीके से शरीर में लेने का जो प्रोसेस है अलग अलग है, यानी डाइजेशन की शुरुआत वो अलग अलग तरीके से करते हैं। फूड को लेने का प्रोसेस जो है वो अलग अलग है सभी जीव जंतुओं का। अब यहां पर सबसे पहले स्टारफिश की बात करते हैं। स्टारफिश के बाद हम आएंगे ह्यूमंस के ऊपर। स्टारफिश जो हैं वो क्या है? एक तरीके से ऐसे जीव हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज तो हमने समझ लिया। जो स्टारफिश है वो खाना लेते कैसे हैं? जो स्टारफिश हैं ये ऐसे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए जिनके शरीर के ऊपर हार्ड शेल्स होते हैं, जो कि बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। यानी जो आपने एग का शेल देखा है ना, वो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। उसी तरीके से दूसरे जीव जंतु भी होते हैं, जैसे कछुए का ऊपर का लेयर, और भी बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल होता है। उनको ये कंज्यूम करता है कौन? स्टारफिश। अब ये क्या करता है? शेल को ओपन करता है। इसके बाद स्टारफिश जो है वो अपना स्टमक, यानी जो अपना स्टमक है, पेट है, उसको बाहर निकाल देता है और वहां पर जो सॉफ्ट एनिमल का सॉफ्ट पार्ट है, यानी एनिमल का जो शरीर है जो कि सॉफ्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वापस से स्टमक को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और फूड को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है। तो इस तरीके से जो स्टारफिश है वो अपना डाइजेशन का प्रोसेस करता है। अब आते हैं, बारी हमारी आती है किस चीज की? ह्यूमंस की। यानी जो इंसान है ये अपना डाइजेशन कैसे करते हैं। अब डाइजेशन में यहां पर आप देख सकते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इमेज देख सकते हैं। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं जिनको कि बारी बारी से हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सभी को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेशन में यहां पर 5 प्रोसेसेस बताए गए हैं जो कि प्रोसेसेस आपको समझनी है या फिर याद करनी है या फिर जाननी है। यानी कि पूरे डाइजेशन को हम 5 स्टेप्स में कह सकते हैं कि हमारा शरीर डाइजेशन करता है। हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा 5 प्रोसेस में किया जाता है, 5 स्टेप्स में। सबसे पहला है इंजेशन, यानी कि हम भोजन को अंदर लेते हैं। यानी सिंपल, अगर आपने खाना को मुंह में लिया, आपने क्या किया? इंजेशन किया है। इसके बाद डाइजेशन होता है। इसके बाद हमारा जो ये शरीर का नीचे वाला पूरा हिस्सा है ये काम में आता है और डाइजेशन प्रोसेस को शुरू करता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। जब डाइजेशन हो गया उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स निकले उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जो फूड के कंपोनेंट्स निकले उनको शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। शरीर में किसके द्वारा? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके द्वारा। उसके बाद उस जो पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे, उसको यूज किया जाता है ऐसे कंपोनेंट्स में बदलने के लिए जो कि हमारे सेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, सेल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इसके बाद इजेशन लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल्स बच गए उन वेस्ट मटेरियल्स को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए? तो ये सारे स्टेप्स हो गए आपके डाइजेशन के। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है सबसे पहला चीज क्या? वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम देखने वाले हैं डिटेल में। अब देखिए, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्से कौन कौन से? पहला तो एक तरीके से आपका ये जो स्ट्रक्चर है पूरा, इस स्ट्रक्चर को हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा वो है एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है? ये एक पाइप जैसा आकृति है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मुंह से शुरू होता है, जाता है, फिर नीचे हमारा स्टमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है और यहां पर एनस में हमारा खत्म हो जाता है। यानी एक ही पाइप है जो कि अलग अलग रूप में अलग अलग लेवल पर हमारा मौजूद है। यानी माउथ से शुरू हुआ, ऐसे गया, इस तरीके से गया गया गया, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन बना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होकर अंत हो गया। ये जो पाइप नुमा आकृति है, पाइप का स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल हो गया। समझ गया?
इसके बाद दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यानी कि हमारे इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत सारे एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारे शरीर में डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। जैसे सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स होते हैं, ये एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं, केमिकल सिक्रेट करते हैं, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो पहला क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हैं वो हो गए। साथ में सपोर्टिंग रोल अदा करता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में फूड के डाइजेशन के लिए। समझ गए? अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर आ जाता है सबसे पहले कि भाई देखिए, जो डाइजेशन होता है हमारे शरीर में वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कहने का क्या मतलब? सबसे पहला, जो हमारा जो फूड होता है इसको ब्रेक कर दिया जाता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में, स्मॉलर पार्टिकल्स में। यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या करता है कि अगर कोई इतना बड़ा पार्टिकल है, इसको दो छोटे छोटे, उससे भी छोटे छोटे और उससे भी छोटे 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 एकदम बहुत छोटे छोटे, यानी बड़े पार्टिकल्स को तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये एक तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। दूसरा काम क्या होता है कि दूसरा काम होता है कि जो केमिकली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, इनको सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस में, सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है। वही जो शुरू में मैंने समझाया था कि भाई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हमारा सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसको तोड़ दिया जाएगा, छोटे छोटे बना दिए जाएंगे, उसको भी और भी ऐसे रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि हमारा शरीर, हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, हमारा शरीर जो है वो उसका यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। समझ गए? इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है क्या? इंजेशन। हमारे सामने है इंजेशन। अब इंजेशन जो प्रोसेस है वो सिंपली यहां पर आप देख कर समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर ये जो है सिंपली फूड को मुंह में लेने का, शरीर के अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है, ये हमारा क्या होता है? इंजेशन होता है। क्या होता है? इंजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी, सिंपली कि भाई शरीर में भोजन आया, कहां से आएगा? मुंह से आएगा। तो यहां पर भोजन पहुंचा तो हमने क्या किया? इंजेशन किया, फूड को इनटेक किया। तो फूड क्या होता है? सबसे पहले मुंह तक पहुंचता है, माउथ तक पहुंचता है, जहां पर फूड को ग्राइंड किया जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में। ग्राइंड कैसे किया जाता है? दांतों की मदद से। हम भोजन लेते हैं और दांतों से क्या करते हैं? चबाते हैं। ऐसे ऐसे करके आप भी चबाते होंगे, खाना खाते होंगे तो चबाते हैं। और क्या करते हैं? हम फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। एक बड़ा पार्टिकल को छोटा छोटा पार्टिकल्स में हम तोड़ते हैं। कैसे? हम चीविंग करके, चबाकर। समझ गए? इसके बाद इंजाइम्स की मदद से केमिकली फूड को ब्रेक किया जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं मुंह की, तो यानी यहां पर हमारा मुंह जो है, यहां पर दांत है जो कि क्या करता है? ग्राइंडिंग का काम करता है। यहां पर सेलिवरी ग्लैंड होता है जो कि केमिकल्स निकालता है, और फूड के डाइजेशन का प्रोसेस हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने भोजन लिया वैसे ही हमारा क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भोजन नीचे पहुंचेगा स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में तब हमारा डाइजेशन होगा। नहीं, मुंह में खाना पहुंचने के साथ ही हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे पहले और सबसे शुरुआती स्टेप वाले पार्ट की। वो है हमारा माउथ। इसको हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो फूड है यहां पर टीथ की मदद से च्यू किया जाता है, चबाया जाता है। जो सेलिवरी ग्लैंड है हमारे मुंह में मौजूद हैं, हमारे शरीर के दोनों इस तरफ होते हैं नीचे, ये क्या करते हैं? ये सलाइवा सिक्रेट करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि मुंह में पानी आ गया, तो मुंह में पानी जो आता है वो क्या है? वो है सलाइवा। वो एक तरीके का एंजाइम होता है, केमिकल होता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो टंग है जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट है, वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है और साथ में फूड के टेस्ट को लेने में भी हेल्प करता है। यानी कि हमारे मुंह में, यानी बक्कल कैविटी में जो पार्ट्स हो गए वो कौन कौन हो गए? टीथ हो गए, सेलिवरी ग्लैंड हो गए, और इसके साथ ही टंग। ये तीन पार्ट्स को यहां पर हमें पढ़ना है। और भी होते हैं लेकिन उनको पढ़ना नहीं है। समझ गए? कौन कौन सा?
टीथ हो गया हमारा सामने, फिर उसके बाद टंग हो गया, और साथ में यहां पर होता है सैलिवरी ग्लैंड। ये सारे क्या हो गए, ये पार्ट्स हो गए जिनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम सबसे पहले शुरू करते हैं टीथ को, यानी कि जो दांत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब दांत की बात करें तो दांत दो तरीके के आप जानते हैं कि होता है। सबसे पहला होता है मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ क्या होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा शरीर में, जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, उस समय में दांत निकलते हैं हमारे, और वो जो दांत होते हैं इनको हम मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जब 6 से 8 साल के होते हैं या फिर और धीरे धीरे एज बढ़ता जाता है तो ये टीथ जो होते हैं ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और धीरे धीरे रिप्लेस हो जाते हैं एक तरीके से परमानेंट टीथ के साथ। और ये जो परमानेंट टीथ होते हैं ये जब ग्रो करते हैं तो ये हमारे अंत तक चलते हैं, यानी जब बूढ़े हो गए, मर गए, उस समय तक ये टीथ जो हैं ये चलते हैं। समझ गए? तो यहां पर टीथ को आप देख सकते हैं कि जो टीथ हैं वो दो प्रकार के, मिल्क टीथ जो कि अर्ली एज में आते हैं, परमानेंट टीथ जब वो हम ग्रो कर जाते हैं उस समय आते हैं, और ये परमानेंटली रहते हैं हमारे मरने तक। समझ गए? इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ टीथ, यानी जो दांत है इनके प्रकार को अब हमें समझना है, हमें पढ़ना है। अब देखिए दांतों की बात करें तो दांत हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आगे जो सामने जो दांत होते हैं ये हमारे होते हैं इंसीजर। इनको हम क्या कहते हैं? इंसीजर टीथ कहते हैं। और ये जो इंसीजर टीथ होते हैं, यहां पर ये दोनों देख रहे हैं, यानी 2 नीचे 2 ऊपर हमारे क्या होते हैं? इंसीजर टीथ होते हैं। ये हमारे यूज होते हैं कटिंग और बाइटिंग में। किस चीज में? किसी चीज को कट करना है, बाइट करना है, तो हम क्या करते हैं? इंसीजर का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन दोनों दांतों का इस्तेमाल करते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, इस तरीके से। इसके बाद है कैनाइन। जो कैनाइन यहां पर है आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो हमारा 2 दांत और यहां पर ये 2 दांत, ये 4 दांत नीचे 4 दांत ऊपर क्या हो गए? कैनाइन हो गए। और ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं पियर्सिंग और टीयरिंग का, यानी कि कुछ हमें तोड़ना है या कुछ हमें चबाना है, इस तरीके से तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं, कैनाइन का इस्तेमाल करते हैं। कैनाइन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 2 प्रकार के दांत और आते हैं। ये हो गए कौन कौन से? प्रीमोलर और मोलर, यानी मोलर और प्रीमोलर। प्रीमोलर इसके कैनाइन के बाद तुरंत वाले 2, और यहां पर भी 2, यानी 4 नीचे 4 ऊपर 8 दांत। तो ये क्या काम करते हैं? इनको हम चीविंग और ग्राइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। और जो मोलर टीथ हैं वो इसके बाद आते हैं 6, इधर 3, इधर 3, इधर, यानी कि कुल मिलाकर 12, और ये हमारे ग्राइंडिंग और चीविंग में काम आते हैं। यानी कि मोलर और प्रीमोलर जो हैं ये ग्राइंडिंग और चीविंग में यूज होते हैं। तो इस तरीके से जो दांत हैं इनके टाइप्स हो गए, इनके प्रकार हो गए, और ये कौन कौन से होते हैं, क्या काम में आते हैं, ये सारे आप समझ गए, जान गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाते हैं कि भाई देखिए माउथ में 2 काम होते हैं। माउथ में, जब माउथ में हमारा भोजन पहुंचता है 2 काम होते हैं। ये चीज तो पहले भी हमने पढ़ी, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं कि सबसे पहले क्या होगा? दांतों के द्वारा हम क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। इसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है? सलाइवा रिलीज करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। मैंने अभी आपसे तुरंत कहा था कि जो हमारा भोजन है जब हम उसको इंटेक्ट करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो हमारा तुरंत ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो जो डाइजेशन शुरू होता है, मुंह में हमारा जो डाइजेशन होता है हमारे सलाइवा की मदद से, जो लार होता है उसकी मदद से, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। यानी जो प्रोटीन, फैट, विटामिन है उनका डाइजेशन यहां पे शुरू नहीं होगा, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होगा। जो सलाइवा होता है ये एंजाइम को कंटेन करता है। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को शुगर में बदल देता है, या फिर जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट हैं उनको शुगर में या फिर दूसरे फॉर्म में बदल देता है, जिसको कि हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। इसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला है हमारा टंग, यानी जो जीभ हम देख रहे हैं, जी यहां पर आपके पास भी जीभ है, आप देख सकते हैं। जो टंग है उसकी अब हम बात कर लेते हैं। जो टंग है
वो हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, मिक्सिंग में हेल्प करता है। यानी जो हमारा सलाइवा है, जो फूड है, उनको आपस में मिक्स कराने में हेल्प करता है। साथ में मुंह में ये हमारे स्वेलो करने में भी काम आता है, हेल्प करता है। यानी फूड को जब हमें स्वेलो करना होता है तो उस समय में हमारा टंग क्या करता है, मदद करता है। और साथ में टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जो कि एक तरीके से हमारे किसी भी खाने के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। जैसे टेस्ट बर्ड का आप यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं कि यहां पर अलग टेस्ट हम फील करते हैं, यहां पर अलग, यहां पर अलग। तो इस तरीके से टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, हमें खाने के टेस्ट को पता करने में मदद करते हैं। साथ में टंग की मदद से हम क्या करते हैं, बातचीत भी कर पाते हैं, बोल पाते हैं। टंग हमारे लैंग्वेज को भी एक तरीके से हेल्प करता है। तो यहां पर हमने क्या किया, हमारा जो बक्कल कैविटी था, यानी कि सबसे पहला पार्ट था, माउथ था, उसके सारी चीजों को देख ली। किन किन चीजों को, टीथ को हमने देख लिया, टंग को देख लिया, सेलिवरी ग्लैंड को देख लिया। तो हमारा माउथ का पार्ट यहां पर खत्म हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है नेक्स्ट पार्ट, वो क्या है, ओसोफेगस। अब ये क्या है, एक तरीके से सिंपली फूड पाइप हम कह सकते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा मुंह है। मुंह में क्या हुआ, हमने भोजन लिया, भोजन को इस तरीके से यहां पर हमने चबाया, सलीवा मिलाया, बहुत सारा मिक्सिंग किया, हमने डाइजेशन शुरू कर दिया। लेकिन अब यहां पर सारा डाइजेशन तो होगा नहीं, अब यहां से नीचे आगे और भी स्टेप्स होने हैं। तो यहां पर माउथ को यहां पर स्टमक के साथ एक पाइप द्वारा कनेक्ट किया गया है या फिर कनेक्टेड है। ये जो पाइप है हमारा, इसी को एसोफेगस के नाम से जाना जाता है, या फिर सिंपली हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। क्या है, फूड पाइप। और यहां पर ये जो फूड है ये मूव किया जाता है इस पाइप के द्वारा, कहां से, मुंह से स्टमक में, यानी कि स्टमक में पहुंचाया जाता है फूड पाइप के द्वारा। और यहां पर जैसे कि यहां पर अभी ये चल नहीं रहा है, अभी आपने देखा होगा इसे, हाँ देखिए यहां पर क्या हो रहा है, फूड को पहुंचाया जा रहा है। ऊपर हमने मुंह में क्या किया, उसको यहां से पास किया, उसके बाद नीचे गया, कहां, भोजन हमारा इस तरीके से पहुंचा नीचे स्टमक में, यहां नीचे जा रहा है और नीचे हमारा यहां पर स्टमक मौजूद है और स्टमक में हमारा भोजन इस तरीके से पहुंच गया। देख लीजिए स्टमक में पहुंच गया। तो यहां पर ये जो मूवमेंट होता है इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में आपको यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो यहां पर सिंपली समझिए कि एक तरीके का पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि एक तरफ माउथ को, दूसरी तरफ स्टमक को आपस में जोड़ता है। फूड को जब हम माउथ में लेते हैं तो जहां पर हमारा ची वगैरह करके हम क्या करते हैं, उसको पहुंचाते हैं स्टमक तक फूड पाइप की मदद से। इसको हम ओसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आती है बारी अगली स्टमक की। यहां पर हमने माउथ को समझ लिया, यहां पर इस एसोफेगस को समझ लिया। इसके बाद हमारा आ जाता है स्टमक। अब हम स्टमक की बात करते हैं तो जो स्टमक होता है वो एक तरीके से यू शेप स्ट्रक्चर होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये एक तरीके से सबसे चौड़ा पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि मैंने कहा था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से शुरू होकर कहां तक जाता है, एनस तक जाता है। और यही पाइप यहां पर आया, यहां पर चौड़ा हो गया, यहां पर चौड़ा होकर क्या हो गया, स्टमक बन गया। अब स्टमक जो है ये क्या होता है, यू जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आप देखिएगा तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो ये एक तरीके से देखिए तो इन्वर्टेड यू आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए स्टमक एक तरीके से थिक वॉल्ड बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड यू इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। इसके बाद देखें तो ये फूड रिसीव करता है फूड पाइप से एक तरफ, और दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाकर जुड़ता है और जहां पर फूड को प्रोसेस करके पास कर देता है। समझ गया। जो स्टमक होता है इसमें तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं या फिर इससे तीन चीजें निकलती हैं। अब स्टमक में कहां से, जो स्टमक है इसके वाल से, जो स्टमक है इसका वाल जो है उसमें से तीन चीजें निकलती हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस। ये तीनों क्या करती हैं, हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं कि तीनों किस तरीके से मदद करती हैं। अब यहां पर देखिए जो स्टमक है, इस स्टमक को यहां पर आप देख सकते हैं, इस स्टमक का जो ये वाल है इस तरीके से, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से वाल होगा, सभी तरफ चारों तरफ से वाल होगा। और चारों तरफ से हमारा जो ये वाल होगा इसका स्टमक का, वो क्या सिक्रेट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करेगा, म्यूकस सेक्रेट करेगा और डाइजेस्टिव जूसेस, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करेगा, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या काम होता है, ये हमारे पेट में क्या होता है, सिक्रेट करता है और हमारे इस पेट में जितने भी बैक्टीरिया, मैंने पेट कहा, स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है। और साथ में हमारा जो स्टमक है इसका मीडियम एसिडिक बना देता है, समझ गए, ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छी तरीके से काम कर सकें और हमारे फूड को पचा सके, समझ गए। इसके बाद है म्यूकस। म्यूकस एक तरीके से हमारे जो स्टमक है इसमें ये इसका मेन काम होता है कि हमारे स्टमक के वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा कर रखे। क्यों बचाना है भाई, क्योंकि एसिड है, स्टमक को घायल भी कर सकता है, कुछ डैमेज भी पहुंचा सकता है, तो डैमेज ना हो उसके लिए जो हमारा म्यूकस है ये काम करता है, या फिर उसके लिए हमारा म्यूकस यूज में आता है, समझ गए। दो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये एक तरीके से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। कैसे, तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी यहां पर क्या हुआ, प्रोटीन का एक तरीके से डाइजेशन शुरू हुआ, समझ गए। तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस कहां पर, स्टमक में क्या काम करते हैं, तीनों का समझ गए। यहां पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैटेंड यू जैसा होता है, यहां पर यू एक तरीके से देख सकते हैं। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीजें हम समझ गए यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब बढ़ते हैं किसकी ओर, स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारा एक तरफ जुड़ा हुआ है किससे, एक तरफ जुड़ा हुआ है हमारा स्टमक से, और दूसरी तरफ किससे जुड़ा हुआ है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से। और एक तरीके से हम कहें तो जो स्टमक है उसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग का काम है, फूड डाइजेशन का काम है, ये कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हम कह सकते हैं कि जो फाइनल डाइजेशन होता है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो हमारा होता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये करीब 7.5 मीटर लंबा होता है। तो कितना मीटर, 7.5 मीटर। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉइल्ड है, यानी कि बहुत फंसा हुआ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका। यहां पर देख लीजिए कैसा स्ट्रक्चर है और यहां पर फूड किस तरीके से मूव करता है। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसमें हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब यहां पर बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन में मदद कैसे होता है, डाइजेशन में मदद के लिए यहां पर लीवर और पेनक्रियाज दो ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि जूसेस प्रोवाइड करते हैं, या फिर दो ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि जो फूड का एक तरीके से हमारा डाइजेशन है वो पूरा हो सके, समझ गए। तो आइए हम पहले इन्हीं दोनों को समझ लेते हैं, लीवर और पेनक्रियाज के बारे में, ताकि हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि भाई ये दोनों कैसे डाइजेशन में मदद करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं हमारा पूरा स्ट्रक्चर, किस चीज का स्ट्रक्चर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें हमने ऊपर माउथ पढ़ लिया, एलिमेंट जो एसोफेगस था इसको पढ़ लिया, स्टमक के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए होते हैं कौन कौन से, लीवर और पेनक्रियाज। जो लीवर होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोवाइड करता है, ये एक तरीके से प्रोवाइड करता है बाइल जूस। ये जो डाइजेस्टिव जूस प्रोवाइड करता है इसको हम बाइल जूस कहते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन का कलर का ये होता है। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है। और जो बाइल जूस है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में देने से पहले इसको स्टोर कहां किया जाता है, गाल ब्लाडर में स्टोर किया जाता है। यहां पर छोटा सा आप देख सकते हैं, शायद आपको उतना दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप अपने बुक में देखिएगा तो आसानी से आपको दिख जाएगा। गॉल ब्लाडर एक स्ट्रक्चर है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बाइल जूस को स्टोर करके रखा जाता है, समझ गए। जो बाइल जूस है उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और जो बाइल जूस है उसकी वजह से जो बॉडी जो है वो आसानी से फैट्स को डाइजेस्ट कर पाती है। यहां पर क्या हो रहा है, फैट का डाइजेशन। तो अगर आपको फिर से रिवाइज कराऊं तो यहां पर देखिए, माउथ में हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर दिया था। स्टमक में हमने प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर दिया। जो हमारा यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन है यहां पर हमने फैट का डाइजेशन शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेप्स पर जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं इनका डाइजेशन किया जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं शुरू किया जाता है और कंप्लीट किया जाता है,
समझ गए। तो लीवर के बारे में फिर से समराइज करते हैं। लीवर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि एक तरीके का डाइजेस्टिव जूस है। जो बाइल जूस है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में देने से पहले कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लाडर में स्टोर किया जाता है। जो बाइल जूस है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आती है बारी पैनक्रियाज की। जो पैनक्रियाज है, यहां पर आप देख सकते हैं पैनक्रियाज को। ये पैनक्रियाज का जो कलर होता है ये एक तरीके से क्रीम कलर्ड का स्ट्रक्चर होता है, क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? पैनक्रियाटिक जूस। लीवर में क्या था? बाइल जूस, और हमारा पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस। और ये हमारे शरीर में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों के डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन सा? पैनक्रियाटिक जूस। कहां से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलता है। इसके बाद बारी आती है कि देखिए जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करते हैं, और ये फाइनली जो फूड है उसका डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। समझ गए। अब यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन होकर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फैट का डाइजेशन होकर कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में, जो प्रोटीन है इनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से कन्वर्जन करके हमारा फूड का डाइजेशन आगे कंप्लीट किया जाता है। हमने अभी तक क्या क्या देखा? इंजेशन देखा, डाइजेशन भी हमने देख लिया। अब बारी एक अगले स्टेप की है, वो है एब्जॉर्प्शन की। अभी तक क्या हुआ डाइजेशन में कि जो फूड पार्टिकल्स थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। जो फूड पार्टिकल्स थे उनमें जो केमिकल्स थे उनको सिंपलर केमिकल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया गया। अब बारी आ रही है हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्प्शन करने की, कि हमारा शरीर जो है जो इन डाइजेस्टेड फूड है इनको एब्जॉर्ब करे और शरीर के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेल्स तक पहुंचाए, ताकि आगे हमारे शरीर के सेल्स को क्या हो सके? एनर्जी मिल सके, हमारा सेल जो है इनको यूज कर सके जिंदा रहने के लिए। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो देखिए हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। तो यहां पर जो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला इलाका है, हिस्सा है, इसमें इस तरीके से विली होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। और ये कैसे होते हैं? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो चारों तरफ वाल है ना, वाल में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी कि हमारा जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उनको सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना और ब्लड के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचा देना। तो यहां पर क्या है? जो विली है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को, और ये एक स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पर प्रेजेंट होते हैं। जो विली है ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड के जरिए शरीर के अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है, और जो सेल्स हैं वो आगे के टास्क को कंप्लीट करते हैं। यहां पर अगर विली के स्ट्रक्चर को मैं समझाऊं तो ये देखिए, ये क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जी, बिल्कुल सही में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहां पर इसमें क्या हुआ? इस तरीके से ब्लड स्ट्रीम आया, यहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में उसको मिक्स किया गया और ब्लड के जरिए आगे भेज दिया गया। कहां पर भेज दिया गया? शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सेल्स में। तो क्या स्टेप कंप्लीट हो गया? एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे शरीर में सेल्स तक पहुंच गया क्या? फूड पार्टिकल्स, फूड कंपोनेंट्स जो कि हमारे शरीर में सेल्स के द्वारा इस्तेमाल होने हैं। अब इसके बाद स्टेप आता है एसिमिलेशन का। जो एसिमिलेशन होता है वो एक ऐसा स्टेप है जिसमें जो कंपोनेंट्स, फूड पार्टिकल्स जो हमारे सेल्स तक पहुंचे उनको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसको कि हमारे सेल के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, और वो जनरली आपका इसके बाद का प्रोसेस है, कहां पर होता है? सेल्स में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें डाइजेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये डाइजेशन में काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, नहीं। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर मान लीजिए इतना पतला हुआ करता था, अगर मान लीजिए इतना पतला हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता था तो लार्ज इंटेस्टाइन इससे क्या होगा? चौड़ा होगा, मोटा होगा।
और इसके बाद बात करें तो ये सिर्फ 1.5 मीटर लंबा होता है। और यहां पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है कि जितने भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड हैं जो कि अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, इसको क्या करता है, एक तरीके से यहां पर मैनेज किया जाता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है ताकि जितने भी वाटर, सॉल्ट्स जो कि एक्स्ट्रा वहां पर चले गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, उनको वापस से शरीर में एब्जॉर्ब करना किसका काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। और इसके बाद जितना भी बाकी का वेस्ट बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, इसको रेक्टम के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, फीसेस के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं वाटर एब्जॉर्ब करता है, विटामिन एब्जॉर्ब करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और भी काम होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो यहां पर इस तरीके से ऐसे मूवमेंट होगा और ऐसे जाकर बाहर निकल जाएगा। यानी कहां से इसमें पहुंचेगा फूड पार्टिकल्स डाइजेशन के लिए, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से। लेकिन यहां पर डाइजेशन होता है, नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो है, एक्स्ट्रा साल्ट है, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समझ गए? तो लार्ज इंटेस्टाइन का आप काम समझ गए। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, डाइजेशन का है, वो क्या है, इजेशन। तो द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, द फीसल मैटर गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। यानी कि हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया पूरे डाइजेशन को कंप्लीट करने के बाद, उसको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, यही हमारा क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। क्या हो गया, इजेशन। हमने पांचों स्टेप्स पढ़ लिए। कौन कौन से स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप इंजेशन हमने पढ़ लिया, दूसरा स्टेप क्या था, डाइजेशन था, तीसरा स्टेप क्या था, एब्जॉर्प्शन था, चौथा स्टेप क्या हुआ, चौथा स्टेप हुआ एसिमिलेशन, और पांचवा स्टेप क्या हो गया, इजेशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा इंजेशन कहाँ हुआ, माउथ के जरिए हुआ। इसके बाद डाइजेशन कहाँ हुआ, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, किसके द्वारा, विली के द्वारा। इसके बाद एसिमिलेशन कहाँ हुआ, एसिमिलेशन हमारे सेल्स में हुआ या फिर और भी दूसरे शरीर के पार्ट्स में हो, जहां पर क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया यूजेबल फॉर्म में, जो हमारा डाइजेशन के बाद जो पार्टिकल्स हमें मिले उसके। इसके बाद इजेशन क्या हुआ, इजेशन शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस हुआ वेस्ट मटेरियल को, वो हो गया हमारा इजेशन। तो इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन हमारा डाइजेशन था ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, इनमें डाइजेशन कैसे होता है, ये अब हमें बात करनी है। घास खाने वाले एग्जाम्पल में जो आपके काऊ होते हैं, जो बफेलो होता है, इनकी अब हम बात करने वाले हैं। तो ये कैसे डाइजेशन करते हैं, इनका थोड़ा प्रोसेस जो होता है ना, ये अलग होता है। ये क्या करते हैं, आपने जब गायों को देखा होगा या फिर और जो जीव जंतु हैं इस तरीके से बफेलो वगैरह, इनको देखा होगा, तो आप देखते होंगे कि हमेशा ये इस तरीके से मुंह चलाते रहते हैं और मुंह चलाकर कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो यार ये करते क्या है वहां पर, तो कुछ नहीं, ये क्या कर रहे हैं, जैसे हम अपना भोजन चबाते हैं उसी तरीके से ये अपना भोजन चबाते हैं। अब ऐसा ये हमेशा क्यों करते रहते हैं, इसका कारण समझिए। इसका कारण यह है कि जो हमारे ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये जब अपना भोजन लेते हैं, अपना जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे जैसा वो चबाकर और डायरेक्टली अंदर नहीं पहुंचा देते हैं। ये भोजन को सिर्फ क्या करेंगे, खा लेंगे। खा करके यहां पर इनके पास एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग जैसा, जिसको कि क्या कहा जाता है, र्यूमेन कहा जाता है। और इस र्यूमेन में इसको ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जितना फूड लेना है एक बार में, जैसे होता है ना कि यार बहुत पैसा मिल रहा है, बैग लो और सारे पैसे रख लो, जल्दी रख लो, जल्दी रख लो, जल्दी रख लो, बाद में गिन लेंगे कि कितना पैसा है। बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। ये लोग क्या करते हैं, जितना घास मिल रहा है जल्दी रखो, बाद में चबा लेंगे, बाद में पचा लेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी रखो बैग में। तो ये लोग अपने बैग में फूड को स्टोर कर लेते हैं, फूड को यहां पर स्टोर कर लेते हैं। और फिर जब ये देखते हैं कि अब हम लोग खाली बैठे हुए हैं, अब खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, ये यहां से फूड को वापस लाएंगे माउथ में, वापस माउथ में लाकर यहां पर फिर से उसको चबाएंगे
और आराम से बैठकर इस तरीके से चबाते रहेंगे। तो आप लोग देखते हैं ये लोग बिजी रहते हैं हमेशा खाना चबाने में। क्यों? क्योंकि ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, खाना को पहले स्टोर करके अपने जो र्यूमेन है उसमें रख लिया, अपने बैग में रख लिया, और अब उनको क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको चबाना होगा, यानी फिर से वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। र्यूमेन क्या होता है? इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज। तो यहां पर अगर आप देखिए फिर से स्ट्रक्चर, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये तो माउथ हो गया, यहां सर फूड को लिया गया, यहां सर यहां से यहां तक फूड पाइप का एक स्ट्रक्चर है, फूड पाइप है जो कि यहां से ऐसे यहां तक गया है, और यहां पर र्यूमेन में ये कनेक्ट होता है, और फिर र्यूमेन से कनेक्ट होता है क्या, र्यूमेन से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले र्यूमेन आता है जो कि फूड पाइप से कनेक्टेड होता है, यानी जब ये खाना खाएंगे तो ये फूड पाइप के जरिए फूड को र्यूमेन में पहुंचा देंगे, र्यूमेन में पहुंचा देंगे और वहां पर स्टोर कर लेंगे। जब ये फ्री बैठेंगे तो फ्री बैठने पर क्या करेंगे, र्यूमेन से वापस फूड को माउथ में लाएंगे और माउथ में फिर से उसको चबाएंगे, उसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से चबा लेंगे तो वापस फिर से यहां पहुंचाया जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को भेज दिया जाएगा, जहां पर कि आगे का डाइजेशन शुरू होता है। समझ गए? तो यहां पर जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है या फिर जो तुरंत उन्होंने फूड खाया हुआ होता है, उसको र्यूमेन में ये स्टोर करते हैं। जो कर्ड है, इसके बाद एक और वर्ड है वो है कर्ड। कर्ड क्या होता है? जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि र्यूमेन में रखा जाता है, वही हमारा कर्ड होता है। यानी कि जो भी खाना, जो भी भोजन जानवरों के द्वारा अपने र्यूमेन में स्टोर किया गया, वो क्या हो गया, कर्ड हो गया। र्यूमिनेशन क्या हुआ? द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन दीज एनिमल्स एंड दे च्यू इट। यानी कि जब वो इस तरीके से बैठकर केवल चबाते रहते हैं, ये जो चबाने का प्रोसेस हुआ, यही हमारा क्या हो गया, र्यूमिनेशन हो गया। जो समझ गए? रुमिनेंट्स का मतलब क्या हुआ? रुमिनेंट्स का मतलब हुआ कि जो एनिमल्स जो कि इस तरीके के प्रोसेस के जरिए भोजन को चबाते हैं, भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, ये एनिमल्स जो हो गए, ये रुमिनेंट्स हो गए। समझ गए? और इसके बाद एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। किस चीज को? सेलुलोज को। और हम जो ह्यूमंस हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इन एनिमल्स के शरीर में एक अलग तरीके का बैक्टीरिया पाया जाता है स्टमक में, जो कि इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। समझ गए? तो यहां पर अगर हम आगे देखते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है क्या, अमीबा में डाइजेशन। अमीबा कैसे डाइजेशन करता है? जो अमीबा है वो एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। उसका स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हैं कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो पूरा डाइजेशन इसमें होता है, ये एक तरीके से होता है एक स्टेप के जरिए या फिर एक प्रोसेस के जरिए। इसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया यहां पर आप देख सकते हैं, स्यूडोपोडिया। इसको फॉल्स टीथ या फिर फॉल्स फीट भी कहा जाता है। और इसके जरिए ये क्या करता है, अपने आसपास में मौजूद जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। कैसे करता है, सारे स्टेप्स को हम जरा सा समझ लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूरा प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर अमीबा हुआ, उसको सामने एक फूड पार्टिकल दिखा। वो क्या करेगा, अपने दोनों अपने जो शरीर है उसको फैला देगा। जैसे यहां पर इसने क्या किया, इस तरफ से शरीर को आगे बढ़ा दिया, इस तरफ से शरीर को आगे बढ़ा दिया, और अगले स्टेप में क्या किया, इसने इसको चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेर करके शरीर के अंदर उसको ले लेगा, उस फूड पार्टिकल को, और वहां पर वो डाइजेशन प्रोसेस को शुरू कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसको एसिमिलेट करेगा और उसके बाद इजेशन कर देगा। समझ गए? तो इट कैप्चर्स द फूड विथ स्यूडोपोडिया and engulfs it and the food gets trapped in the food vacuole। जो ये फूड वैक्यूल, ये यहां पर ये जो चारों तरफ से एक तरीके का स्ट्रक्चर बन गया उस फूड के चारों ओर, उसको क्या कहा जाएगा, फूड वैक्यूल कहा जाएगा। समझ गए? जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनको सेक्रेट कर दिया जाता है इस फूड वैक्यूल में, यानी इस हमारे
जो भी फूड पार्टिकल है इसके ऊपर, और यहाँ पर धीरे धीरे उसका ब्रेकडाउन होता है और इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है और इसके साथ ही आगे उसका ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। कैसे होता है? यहाँ पर सूडोपोडिया स्टेप्स की मदद से। कैसे? सबसे पहले फूड को देखा, फूड के चारों तरफ इस तरीके से फैलाया और फैला करके आगे चल के ऐसे कैप्चर कर लिया, कैप्चर करके उसको समेट लिया और क्या किया? डाइजेशन शुरू किया, एब्जॉर्प्शन किया, एसिमिलेशन किया और फिर इजेशन कर दिया। इस तरीके से जो पूरा जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का अमीबा में, ये कंप्लीट होता है। यहां पर अगर हम देखें तो आगे हमारा यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप आगे लिख सकते हैं, नीचे बता सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।